Hello everyone, welcome back. So this is the second video of agriculture seasons and crops. So we have seen the cereals, important cereals which are rice, wheat and maize, which is considered as coarse grain. Okay. Now after cereals, now we'll see important pulses. What are the states which lead in the production of different kinds of pulses? So India is the largest producer as well as the largest consumer of pulses, because 40% of the country is almost vegetarian. Those people who also consume milk products. So 40% are at least vegetarians. Now their protein diet mainly, the protein, their protein consumption in their diet comes from pulses. So these are the major source of protein in a vegetarian diet. So most pulses, major pulses that are grown in India में सबसे ज़्यादा अगर तुम देखोगे तो प्रोडक्शन वाइज सबसे ज़्यादा चिकपी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंगाल ग्राम या चना बोलते हैं इसको. चना में भी तुमको दो टाइप के, काला वाला एक सफ़ेद है, काबुली चना बोलते हैं सफ़ेद वाले को. सो चिकपी और चना इज़ द मेजर पल्स इन इंडिया. सेकेंड इज पिजन पी, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं, पिजन पी और अरहर दाल. एंड थर्ड वन इज ब्लैक ग्राम और उर्द, जो इडली डोसा बनाने के काम आता है वो वाला उर्द. देन ग्रीन ग्राम और मूंग. देन मसूर एंड पीस, मटर उसके बाद आता है. सो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. सो पल्सेस क्या है ना, बाकी सीरियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स की तरह उनका रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है. इनपुट्स में दे रिक्वायर लेस इरिगेशन, पानी का भी कम रिक्वायरमेंट है. दे ऑल्सो रिक्वायर लेस इनपुट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी तुमको अप्लाई नहीं करना पड़ता है. एंड दे ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो तुम्हारा एक राजमा को छोड़ के बाकी दे ऑल प्रोड्यूस रूट नोड्यूल्स. सो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. दे ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. एरोजन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बिकॉज देयर रूट्स स्प्रेड आउट एंड होल्ड द सॉइल. सो पल्सेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड दे फॉर्म ए मेजर कॉम्पोनेंट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात करते हो तो उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी आता है, एंड pulses play an important role in that. So apart from giving nutrition, वो sustainability के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा emphasis है. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, these crops also fix atmospheric nitrogen and increase the soil fertility. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. जो normal तुम्हारा crop rotation है, where you grow different crops on the same piece of crop rotation, जो तुम्हारा एक साइकिल है. ओके, now crop rotation cycle does not mean that it has to end in 1 year. जो तुम्हारा crop rotation का जो साइकिल है वो एक साल में खत्म हो, ऐसा नहीं है. now your crop rotation can include 4 crops. तुम्हारा crop rotation जो हो रहा है, तो पहले तुमने एक पल्स डाला, फिर एक मेज, then you went for some other crop, उर्द या कुछ, फिर ऑनियन या फिर कुछ. 3 और इट कैन इंक्लूड 3 और 4 क्रॉप्स. तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो क्रॉप रोटेशन का जो साइकिल है वो एक साल में ही खत्म हो, ऐसा नहीं है. इट कैन टेक 1.5 years और इट कैन द वन साइकिल कैन कंप्लीट इन 2 years ऑल्सो. ओके, बिकॉज योर रोटेशन में इंक्लूड 3 और 4 क्रॉप्स, और योर रोटेशन में इंक्लूड 2 क्रॉप्स ओनली विथ 1 फैलो. फैलो मीन्स कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हो तुम. क्रॉप रोटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फैलो. दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर सीजन, तो खरीफ में ग्रो किया, रबी में ग्रो किया, फिर जायद छोड़ दिया खाली. समर सीजन तुमने कुछ नहीं किया, खाली छोड़ दिया. फिर खरीफ, रबी, जायद खाली हो रहा है तुम्हारा, खरीफ रबी में ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो. सो दिस रोटेशन जो तुम्हारा 1 year में कंप्लीट हो रहा है, इसमें 2 सीजन में ही ग्रो कर रहे हो, 1 सीजन खाली है. योर रोटेशन कैन ऑल्सो इंक्लूड ए फैलो पीरियड where you are not growing any crop. So crop rotation can include a fallow, or crop rotation can extend beyond 1 year. ऐसा नहीं है कि एक साल में crop rotation का जो साइकिल है वो खत्म होता है. No. So this is your chana.
सो चना, ये वाइट वाला काबुली चना बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल चना है। दिस इज हाउ चना लुक्स लाइक, खाया होगा बहुत लोगों ने। देन दिस इज रेड ग्राम और पीजीएनपी, अरहर दाल जिसको बोलते हैं। देन वी हैव ग्रीन ग्राम, दिस इज मूंग, मूंग दाल या ग्रीन ग्राम, दैट इज उर्द दाल या ब्लैक ग्राम, राइट। सो कमिंग टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अगर तुम देखोगे तो, सो एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर पल्सेस इन इंडिया, एरिया जो है ये लाख हेक्टेयर्स में है, प्रोडक्शन जो है वो लाख टन्स में है, एंड प्रोडक्टिविटी इज केजी पर हेक्टर। सो इंडिया में जो है इंक्लूडिंग पल्सेस, फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स द प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। इंडिया में जो है बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो बहुत शॉकिंग नहीं है अगर तुमको कहीं दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हमको लगता है कि हमारा हाफ है प्रोडक्टिविटी, सो I mean there is nothing to be surprised. Our productivity of most of the crops is less when compared to other countries. So chickpea अगर तुम एरिया में देखोगे तो 73.7 लाख हेक्टेयर्स, pigeon pea 36.3 लाख हेक्टेयर्स, मूंग बीन 34.4 लाख हेक्टेयर्स, उर्द बीन 31 लाख हेक्टेयर्स, लेंटिल 15 लाख हेक्टेयर्स, टोटल अगर तुम देखोगे तो 190.4 लाख हेक्टेयर्स। अगर ये 2019 का 18-19 का डेटा है। नाउ परसेंटेज अगर देखोगे तो, एरिया परसेंटेज में अगर तुम देखोगे तो 38% बिलोंग्स टू टोटल, जो तुम्हारा पल्सेस का एरिया उसमें 38% एरिया चिकपी का है, पिजन पी का एरिया 19% है, मूंग बीन 18%, उर्द बीन 16.28%, लेंटिल का 7.88%। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ एरिया। देन प्रोडक्शन में अगर आओगे तो चिकपी का प्रोडक्शन 58.9 लाख टन्स, देन पिजन पी 27.6 लाख टन्स, मूंग बीन 14 लाख टन्स, उर्द बीन 14 लाख टन्स, लेंटिल इज 9.5 लाख टन्स। परसेंटेज वाइज इफ यू सी थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी इज ओवरऑल जो है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एवरेज अगर देखोगे तो 650 केजी पर हेक्टर, 650 केजी पर हेक्टर, यानी 6.5 क्विंटल पर हेक्टर। सो प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, क्योंकि ना पल्सेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस। वाई हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्यों कितना कम है? बिकॉज पल्सेस आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी क्रॉप्स, एक नाजायज औलाद की तरह ट्रीटमेंट होता है उनका। बिकॉज जितना भी इरिगेटेड एरिया है, दैट एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय व्हीट, राइस, वो सब है। एंड दीज क्रॉप्स, pulses, oil seeds, they have been pushed in the rain-fed areas। तो जहाँ जहाँ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एरिया से ड्रॉट प्रोन है, बारिश कम होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ धकेल दिया गया इनको। ओके, बिकॉज द yield is less, तो farmers are more inclined towards those crops which yield higher, and MSP अगर तुम देखोगे तो MSP इंक्रीज हो रहा है सारे क्रॉप्स का, सीरियल्स का स्पेसिफिकली, बिकॉज वो मेजर कैलोरी इनटेक है। So these crops are treated as secondary crops, oil seeds and pulses। उनको pulses में about 90% of the pulses, जो area है ना, 90% of the area in which pulses are grown, it belongs to rain-fed area। irrigated area में only 10% ही cultivate होता है, 90% area जो है pulses वो rain-fed area में cultivate होते हैं, dryland areas में। So you can imagine why the productivity is less। So important pulse crops in major states on production of the pulses। So production wise में जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एरिया नहीं है, ये प्रोडक्शन वाइज है। सो चिकपी का अगर तुम प्रोडक्शन देखोगे तो चिकपी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में 29.37%, उसके बाद महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश। सी चिकपी का दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र, बस। पिजन पी का महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश थर्ड। मूंगबीन अगर तुम देखोगे तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र सेकंड। ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर विच इज द टॉप स्टेट, फर्स्ट 2 और 3 स्टेट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस। ये पूरा डेटा है। अब ये स्टैटिस्टिक्स, अब तुमको वो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट चिकपी में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, या नंबर फर्स्ट 2 स्टेट्स कौन से हैं, 1 and 2।
right? Then in the same way lentil. So just go through this. See, जबरदस्ती बहुत सारा डेटा याद रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इट इज वेरी रेयर टू आस्क सच क्वेश्चंस कि विच इज द टॉप मूंग बीन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ऐसा क्वेश्चंस बहुत रेयरली नहीं आता है. सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत डालना, बट एक बार एटलीस्ट तुमको एक आइडिया होना चाहिए. हाँ, पल्सेस में ये स्टेट्स हैं, चिकपी में हाँ ये दो, एटलीस्ट 2 स्टेट्स याद रख लो. देन इंपॉर्टेंट पल्सेस, पल्स क्रॉप्स, ये है एरिया वाइज, वो तो प्रोडक्शन वाइज था. सबसे ज्यादा एरिया कौन से स्टेट में उस पर्टिकुलर क्रॉप का. ना चिकपी का अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है, महाराष्ट्र में उसके बाद, देन थर्ड वन इज राजस्थान, फोर्थ इज आंध्र प्रदेश. पिजन पी इफ यू सी अगेन, आई मीन फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज कर्नाटका, थर्ड इज आंध्र प्रदेश. मूंग बीन फर्स्ट इज राजस्थान, सेकंड इज महाराष्ट्र. उर्द बीन फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज आंध्र प्रदेश. लेंटिल फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज उत्तर प्रदेश. ये एरिया का है, एरिया ऑफ कल्टिवेशन. लास्ट वाला जो हमने स्लाइड देखा था दैट वाज प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन बेसिस. देन सो इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. हमारा पल्सेस का प्रोडक्ट, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, we consume more than we produce, so we have to import it from other countries, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से हमको पल्सेस मंगाना पड़ता है. वो क्यों जरूरत पड़ रही है? बिकॉज आवर प्रोडक्शन इज लेस. हमारा जो पल्स का प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है दैट इज वेरी लेस. व्हाट आर द रीजंस? क्या रीजंस हैं? फर्स्ट, लैक ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज. तो बाकी क्रॉप्स में जितने राइस और वीट में उतने हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, उतने हाई यील्डिंग वेराइटीज विच आर सुटेबल फॉर डिफरेंट रीजन्स पल्सेस में नहीं है हमारे पास. लार्ज एरिया अंडर रेनफेड कंडीशन. अब बारिश के भरोसे छोड़ दिया तुमने. 90% ऑफ द पल्सेस, 90% ऑफ द जो तुम्हारा एरिया है विच आर अंडर पल्सेस, इट कम्स अंडर रेनफेड एरिया. तो तुमने बारिश के भरोसे छोड़ दिया, राइट? एंड स्पेशली दीज सॉइल्स आर ऑल्सो डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. So biotic stress conditions. Biotic stress means pests and diseases. There are many insect pests. There are again soil borne diseases. Wilt एक बहुत common disease है pulses में. Okay, nematodes भी infect करते हैं. Diseases, fungal diseases भी हैं बहुत सारे. Okay, viral disease भी, yellow mosaic virus is very common among the pulses. So there are many biotic factors which are responsible for low production. Then abiotic factors भी हैं. Abiotic factors include physical conditions, low temperature, high temperature, less rainfall. ये सारे abiotic factors के नीचे आते हैं. Then physiological limitations or poor response to high inputs. Now when compared to cereals, rice, wheat के comparison में pulses का जो response है that is low, क्योंकि इनका जो harvesting index है physiologically they are like that. Okay, harvesting index जो है तुम्हारा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज economical yield डिवाइडेड बाय टोटल yield. अभी इसमें इकोनॉमिकल yield क्या है? पल्सेस में, पल्सेस का जो दाना आता है, राइट, सीड. सो अगर तुम इकोनॉमिकल yield, सीड का जो yield है, उसका जो टोटल वेट है डिवाइडेड बाय टोटल जो प्लांट का वेट है, प्लांट मीन्स स्टेम, लीव, सीड सब कुछ इंक्लूड करके, तो अगर तुम डिवाइड करते हो इकोनॉमिकल यील्ड बाय टोटल यील्ड, इट विल गिव यू हार्वेस्टिंग इंडेक्स. तो पल्सेस का बहुत कम है, यानी तुम्हारा ड्राई मैटर तो बहुत आएगा लेकिन उसमें जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो बहुत कम होता है व्हेन कंपेयर टू सीरियल्स. सो फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस है. मॉइस्चर स्ट्रेस एट द टर्मिनल ग्रोथ स्टेजेस, तो फ्लावर शेडिंग हो जाएगा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. देन इनएडिक्वेट सीड रिप्लेसमेंट रेट. तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? सीड रिप्लेसमेंट रेट मीन्स जो द अमाउंट ऑफ सीड विच इज परचेज्ड बाय द फार्मर्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ईयर. तो फार्मर्स क्या है, उनके पास सीड होता है अपना, तो उनके फर्स्ट टाइम वो खरीद लेंगे मार्केट से, उसके बाद सो करेंगे, फिर जब वो हार्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सीड अपने पास रख लेते हैं. दे विल कीप सम ऑफ द सीड विद देमसेल्व्स एंड रेस्ट ऑफ देम दे विल सेल इट. फिर वही सीड जो उन्हें बचा के रखा था नेक्स्ट सीजन में सो करते हैं, राइट. बट एटलीस्ट 60 to 70% या 80% तक फार्मर्स ऐसे ही करते हैं. बट जो बाकी बचे हुए हैं वो दे विल परचेज
फ्रॉम द मार्केट एवरी ईयर, वो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है। तो यहां पर क्या है, जितना डिमांड है, सपोज 15% जो डिमांड है, सीड रिप्लेसमेंट रेट है, 15% मार्केट से खरीदते हैं टोटल जो सीड चाहिए तुमको सोइंग करने के लिए पल्सेस का थ्रू आउट इंडिया। सपोज तुमको 100 kg चाहिए, हाइपोथेटिकल 100 kg चाहिए तुमको थ्रू आउट इंडिया पल्सेस का, 80 kg फार्मर्स का अपने पास है खुद का, वो शो कर दिया, बाकी 20 kg मार्केट से सप्लाई होता है सीड्स फार्मर को। बट मार्केट में सिर्फ 5 kg अवेलेबल है, फार्मर्स को तो 20 kg चाहिए बट मार्केट में सिर्फ 5 kg अवेलेबल है। दैट मीन्स सीड रिप्लेसमेंट रेट इज नॉट एडिक्वेट। 20 kg अगर मार्केट में मिलता तो एडिक्वेट होता, लेकिन मार्केट में तो 5 kg अवेलेबल है, फार्मर्स को 20 kg चाहिए। समझ में आ रहा है? सो मार्केटिंग, इवन फार्मर्स नीड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर कॉस्ट, तभी तो एनकरेजमेंट मिलेगा उनको अगली बार फिर, हाँ अगर मैं पल्सेस ग्रो कर रहा हूं तो अच्छा दाम मिल रहा है मुझे, अगेन इन द नेक्स्ट सीजन दे विल अगेन ग्रो पल्सेस। अगर मार्केट में दाम नहीं मिल रहा है तो वो फिर पल्सेस क्यों लगाएगा? मार्केट फैसिलिटीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन रिसोर्स पुअर फार्मर्स, सो स्पेशली रेन फेड एरिया में ग्रो करते हैं तो वहां के फार्मर्स के पास कैपिटल भी नहीं होता है, गरीब होते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज भी होते नहीं है। पुअर क्रॉप मैनेजमेंट, अगेन आफ्टर सोइंग यू हैव टू मैनेज इट। अगर तुम भगवान के भरोसे छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? पेस्ट आ रहे हैं, डिजीज आ रहे हैं, सब आ रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप। क्रॉप हस्बेंड्री, तुमको रेगुलर इंटरकल्टिवेशन प्रैक्टिसेस जो भी हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, वीडिंग, ये सब रेगुलरली करना है। अदरवाइज इफ यू जस्ट लीव इट तो यील्ड तो कम ही आएगा। सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, अगेन फार्मर्स दे लैक कैपिटल, उनके पास इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए इनपुट्स के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। सो स्पेशली जो तुम्हारा ये एरियाज है, ड्राईलैंड एरियाज में, दे ऑल्सो फेस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये सारे सी, ऐसा इस पे कोई क्वेश्चन आएगा क्या? गारंटी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन पल्स प्रोडक्शन, तो 4-5 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसमें से कुछ भी आ सकता है ना। तो जस्ट पता होना चाहिए तुमको, क्योंकि पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। सो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्यों हमारा प्रोडक्शन कम होता है, बहुत सारे तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। देन कमिंग टू मिलेट्स, सो कोर्स ग्रेन क्रॉप्स जो बोलते हैं मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे तुम्हारे मिलेट्स हैं। ना 2018 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज द टर्मिनोलॉजी, उन्होंने रीनेम किया, कोर्स ग्रेन की जगह पर हम अभी इनको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कोर्स ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज द टर्मिनोलॉजी एंड चेंज इट टू न्यूट्री सीरियल्स। इनको अभी न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है। सो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट वंस, और बहुत सारे हैं, फॉक्सटेल, ये वो बोल के और बहुत सारे, लेकिन ये मेजर हैं। ओके, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसीलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स बोला गया है। क्योंकि इवन शुगर पेशेंट्स के लिए, उनके लिए, या फिर दे आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत कम होता है, यानी शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। So for example, ragi is very rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage. Okay, so roughage is also important for bowel movement and all. तो ये micronutrients में भी rich है, low glycemic index है, and they don't require much attention, यानी इनको जो राइस, व्हीट की तरह ना बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। At even very less rainfall, dry areas में easily grow हो जाता है, and they are also of short duration. So jowar is the third most important food crop with respect to area and production. Jowar, sorghum या jowar. It is a rain-fed crop mostly grown in moist areas which hardly needs irrigation. तो जो भी residual soil moisture है उसी के ऊपर वो crop आ जाता है। So उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. These are the major jowar producing states. अगर तुम बाजरा को देखते हो तो ज्वार से भी कम केयर पे ये चल जाता है। बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर प्रोड्यूसिंग बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, गुजरात एंड हरियाणा। देन रागी is a crop of dry regions, so all these crops can be grown in dryland areas or dryland agriculture, can be grown as a part of dryland agriculture.
ओके और ये जो है तो रागी बाजरा, दीज कैन ऑल्सो बी ग्रोन एज कंटिजेंट क्रॉप्स। अगर तुम्हारा मानसून लेट हो जाता है या फिर बारिश कम होती है तो मेन क्रॉप की जगह इनको ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। कंटिजेंसी क्रॉपिंग में भी इनका मेजर रोल है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सो ये तुम्हारा ज्वार एंड बाजरा जो दो मेन क्रॉप्स हैं, उनके जो टॉप स्टेट्स हैं, ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, 5th पोजीशन पे आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। बाजरा के केस में राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। सो दीज आर द टॉप स्टेट्स इन ज्वार एंड बाजरा प्रोडक्शन के बेसिस में। दिस इज सोरगम, ज्वार बोलते हैं जिसको। ईयर, तुम ईयर का जो शेप है, दिस पार्ट विच कंटेन सीड्स, इट इज कॉल्ड ईयर। बोटानिकली इसको ईयर बोला जाता है। सो ईयर का जो शेप है उससे ये लूज होता है थोड़ा सा, इट इज नॉट वेरी टाइट, इट इज लूज। बाजरा के केस में दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट, ज्वार में ये थोड़ा लूज होता है। ओके, सो दिस इज ज्वार। देन दिस इज बाजरा और पर्ल मिलेट। सो कलर में थोड़ा सा ये पिंक होता है और छोटा होता है। सो यू कैन सी यहां पर जो तुम्हारा जो ईयर है ये बहुत कॉम्पैक्ट है। सो देर इज डिफरेंस इन द शेप एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ द ईयर। देन बाजरा के बाद रागी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगर मिलेट। तो ये ऐसे फूल की तरह खिल रहा है ना, फिंगर्स की तरह 5 ऐसे हैं, इसलिए इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द शेप। देन कमिंग टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो कैश क्रॉप्स हैं, शुगर केन एंड कॉटन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी शुगर केन। सो इट इज tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with temperature in the range of 21 to 27 and annual rainfall between 75 to 100 centimeter. Sugar cane is an irrigation intensive crop. इसको बहुत ज़्यादा irrigation चाहिए, ज़्यादा water requirement है sugar cane का. Okay, irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। एंड इंडिया का सेकेंड रैंक है ब्राजील के बाद। फर्स्ट इज ब्राजील शुगर केन प्रोडक्शन में, सेकेंड इज इंडिया। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ और जैगरी। देन कंसारी, ये शुगर है बट अनरिफाइंड शुगर। जो रिफाइंड शुगर होता है, पॉलिश्ड जो आता है ना, वो सफेद वाला क्रिस्टल्स जो हम लोग होते हैं। जो अनरिफाइंड है वो कलर थोड़ा सा डल होता है एंड इट इज मोर रिच इन मिनरल्स, ज्यादा न्यूट्रिशियस और ज्यादा रिच है मिनरल्स में। देन मोलासेस का भी मेन सोर्स है शुगर केन। शुगर केन प्रोडक्शन इन 2019 एंड 20 वाज 355.7 मिलियन टन। सो ये पूरा जो है ना, ये एनसीईआरटी का ही डेटा है, ज्यादा डीप मत घुसना इसके अंदर, सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछेगा आएगा तो। एंड टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु एंड गुजरात। These are the top states 1, 2, 3, 4, 5, 6 according to production. Okay, production के basis में। उसके बाद है ऑयल सीड। ना ऑयल सीड्स में मेन ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड ये आते हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। In rapeseed production, India is third largest producer in the world after Canada and China. तो groundnut, rapeseed वो जो सरसों का बोलते हैं, mustard and soybean ये main है। ये तो oil seeds हैं। Other than that, plantation crops जो oil palm है, that is also consumed in large quantities, but वो oil seed के अंदर नहीं आ रहा है, उसको हम लोग oil seed के अंदर नहीं गिनते। Oil seeds are grown covering approximately 26 million hectare area of the country. Main oil seed produced in India are soybean, groundnut, mustard, coconut को भी हम लोग plantation में ही गिनते हैं, यहाँ पर गिनना नहीं चाहिए वैसे। Sesamum, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Coconut is also considered as a plantation crop. Oil seed के consider नहीं किया जाता है वैसे generally. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are used as raw materials for soap and other cosmetics. तो ज़्यादातर कंज्यूम किया जाता है, some are used for
preparing toiletries and other products. Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seed produced in the country. तो groundnut सबसे ज़्यादा important crop है. Linseed and mustard are rabi crops. Groundnut is a kharif crop. Linseed and mustard are rabi crops. Sesamum is a kharif crop in North India and rabi in South India. Castor seed is grown both as rabi and kharif. दोनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं. Total soybean production 13.5 million tons. Total groundnut production 10.1 million tons and total rapeseed and mustard production was 9.1 million tons. तो डेटा है, डेटा एक बार देख लेना और इंडिया में कौन से मेन ऑयल सीड क्रॉप्स हैं. ना अगर तुम प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो सोयाबीन का नंबर 1 प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? मध्य प्रदेश. ग्राउंडनट के केस में गुजरात एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड के केस में राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर. देन सोयाबीन के केस में सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ तेलंगाना. ग्राउंडनट के केस में सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में भी वो रायलसीमा वाला रीजन मेनली. देन रेपसीड एंड मस्टर्ड में सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश, फिफ्थ इज, ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है. 2020 का नहीं मिला मुझे, 18-19 का है. नाउ जैसे ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द सेम वे एज इन केस ऑफ पल्सेस, आवर ऑयल सीड प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो. नाउ देर आर सर्टन रीजन्स, जैसे हमने रीजन्स देखा था, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन पल्स प्रोडक्शन. सेम वी हैव सर्टन लिमिटिंग फैक्टर्स इन ऑयल सीड प्रोडक्शन. सो लैक ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स. पहले भी बताया था, pulses and oil seeds have been pushed to dryland areas. They are considered as secondary crops. ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका yield कम आता है. yield कम आएगा तो profit भी कम आएगा. So farmers consider them as secondary crops. तो एक main reason वो है. Then poor adoption of improved technology of oil seed production. Lack of improved varieties suited to specific conditions. So high yielding varieties suitable for different agroclimatic regions. Lack of suitable varieties for mixed cropping. तो दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो करने के लिए इंटरक्रॉप बोल सकते हैं. मिक्स क्रॉपिंग तो अभी बहुत कम होता है एंड दैट टू एट अ वेरी स्मॉल स्केल, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. इंटरक्रॉपिंग के लिए भी सुटेबल वेराइटीज नहीं है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज टू द फार्मर्स. लैक ऑफ, ये भी है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड. लो प्लांट पॉपुलेशन ऑन द फार्मर्स फील्ड बिकॉज ऑफ वैगरीज ऑफ द मॉनसून. सम ऑफ द plants which have initially germinated, some of the initially germinated crop, I mean individual plants will die. तो वो जब मर जाता है तो पॉपुलेशन बहुत कम रह जाता है फील्ड में, तो यील्ड तो ओवरऑल कम आएगा ही. तो उनको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है. ओके, गैप फिलिंग. कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. तुमको पाम ऑयल मलेशिया से, इंडोनेशिया से इतने सस्ते में मिल रहा है, तो यहाँ पर कैसे डोमेस्टिक मार्केट बहुत वीक हो जाएगा ना. इंटरनेशनल मार्केट से अगर तुमको बहुत चीप में आ रहा है तो यहाँ के फार्मर्स को क्या मिलेगा? दे विल बी डिस्करेज टू प्रोड्यूस ऑयल्स, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और बाहर से सस्ते में मिल रहा है तो फार्मर्स डेफिनेटली विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. देन प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफी, रबर ये मेन है. सो कमिंग टू टी कल्टिवेशन, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप. तो एक्चुअली क्या है, टी तुम्हारा अभी श्रब है. टी इज एक्चुअली ग्रोन एज श्रब क्योंकि उसका रेगुलरली प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग किया जाता है. बट एक्चुअली जो टी कैमिलिया चाइनेंसिस जो प्लांट था, दैट वाज एक्चुअली ए ट्री. बट ट्री से पत्ते तोड़ना बहुत मुश्किल है. इतने लेवल में होगा तो वो बास्केट डाल के देखा होगा ना तुमने, टी हार्वेस्ट, टी लीफ हार्वेस्टिंग के लिए. तो इतना लेवल में तो पत्ते आराम से तोड़ सकते हैं, बट अगर पेड़ होगा तो तोड़ना मुश्किल होगा. That is why the height of the tree is constrained at the beginning. उसको properly train किया जाता है कि वो बुश की तरह ग्रो हो, पेड़ की तरह लंबा ना हो जाए. Okay. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with a deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm, moist, and frost-free climate. Frost injury is dangerous to tea plants. So throughout the year, tea bushes require warm and moist, frost-free climate. Now frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves, and tea is a labor intensive. और वहीं पर
The tea leaves which are harvested, they are processed immediately. तो जहाँ पर तुम्हारा टी प्लांटेशन है वहीं पर प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी होता है एंड इट इज प्रोसेस्ड इमीडिएटली. सो टी इज प्रोसेस्ड within the tea garden to restore the freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling जो वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये भी छोटा छोटा अमाउंट प्रोड्यूस करता है बट नेग्लिजिबल है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय केन्या एंड श्रीलंका. सो चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, थर्ड केन्या, फोर्थ श्रीलंका. टोटल ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया in 2019 and 20 was 1.4 million tons. And coming to coffee, मेन एरिया कौन सा स्टेट है और कहाँ ग्रो होता है, बस इतना याद रख लेना कॉफी के लिए भी. इंडियन कॉफी अराबिका, ओके, द अराबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड इंडिया रैंक्स 8th और टोटल प्रोडक्शन इन 2020 was 0.3 million tons. नाउ कमिंग टू द एरिया वेर इट इज कल्टिवेटेड, अगर तुम स्टेट देखोगे तो कर्नाटका प्रोड्यूसेस 71% ऑफ द कॉफी, जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन उसका 71%, केरला 21%, तमिलनाडु 5% एंड रेस्ट इज आंध्रा एंड ओडिशा. तो आंध्रा में भी अरुकू वैली जो है तुम्हारा विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, अरुकू वैली वहां प्रोड्यूस होता है. तो दैट वाज अबाउट कॉफी. कमिंग टू कॉटन, एक्चुअली शुगर केन के बाद ही कॉटन देखना चाहिए था बट स्लाइड मिसप्लेस हो गया. नाउ कमिंग टू कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल. ये आपको पता है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सेकंड स्पॉट इज हेल्ड बाय चाइना. तो इंडिया इज टॉप इन कॉटन प्रोडक्शन. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू. तो जो तुम्हारा बेसिकली बसाल्ट से जो सॉइल तुम्हारा, बसाल्ट वाज द पेरेंट मटेरियल, और बसाल्ट से जो तुम्हारा सॉइल वेदरिंग होके वो सारा जो बना है सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज रिच इन क्ले. तो वो ब्लैक जो सॉइल है तुम्हारा डेक्कन प्लेटू का, उसको ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोला है क्योंकि कॉटन इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन दैट एरिया. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन. 210 days of 210 for frost free days, again sensitive to low temperatures, and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. So that was the growing conditions for cotton. तो पहले भी प्रीलिम्स में कॉटन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. इंडिया प्रोड्यूसेस 35.5 million tons of cotton. इट प्रोड्यूस्ड इन 2019-20. बट एक्चुअल में जो कॉटन है उसको ना बेल्स में कैलकुलेट किया जाता है. उसका जो वेट है मिलियन टन्स में कम, इट इज रेयरली यूज्ड. इट इज मेनली कैलकुलेटेड इन बेल्स. 1 बेल इज इक्वल टू 170 kg ऑफ लिंट. तो जो हमारा जो फाइबर है 170 kg, एक बेल इज इक्वल टू 170 kg. व्हेन कमिंग टू टॉप स्टेट्स इन कॉटन प्रोडक्शन, गुजरात नंबर 1, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ हरियाणा एंड सिक्स्थ इज मध्य प्रदेश. कॉटन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड राइस में कंज्यूम होता है, उसके बाद कॉटन में कंज्यूम होता है. कॉटन के भी बहुत सारे पेस्ट हैं. नाउ कॉटन के बाद फाइबर में जूट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. सो इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट ग्रोज वेल on well-drained fertile soils in the flood plains where the soils are renewed every year. High temperature is required. ये भी tropical regions में grow करता है and it can tolerate flooded conditions. Rice की तरह ही ये भी semi-aquatic plant है. अब normally well-drained soils में अच्छा grow होगा, लेकिन अगर flooding हो भी जाता है, even if there is flooding, it can tolerate the anaerobic conditions up to some extent. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers. अभी synthetic polyester ये ज़्यादा यूज हो रहा है तो जूट का मार्केट कम हो रहा है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. 55% हमारा जो वर्ल्ड में उस 55% हम लोग ही करते हैं. उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना. फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड इज चाइना.
सो जूट प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन टॉप स्टेट तुम्हारा जो है वेस्ट बंगाल, तो बांग्लादेश के बगल में ही है ना, वेस्ट बंगाल, सेकंड इज बिहार, थर्ड असम, फोर्थ आंध्र प्रदेश, एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो टॉप प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप रबर, ना जो तुम्हारा जो रबर प्रोड्यूस द टायर्स में वो सब लेटेक्स, एक्चुअली क्या है ना, लेटेक्स ट्री से एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद इट इज प्रोसेस्ड टू टफन्ड रबर. जो टफ रबर हम लोग है टायर्स उसमें यूज करते हैं, वो प्रोसेसिंग के बाद होता है. पहले तो लेटेक्स है. ओके, फर्स्ट वी गैदर द लेटेक्स फ्रॉम द ट्रीज. सो Hevea brasiliensis is the scientific name of the tree. So it is an equatorial crop, but under special conditions it also grows in tropical and subtropical areas. It requires moist, humid climate with rainfall more than 200 centimeters and temperature above 25 degrees Celsius. So तुमको ना indirectly जो growing conditions है वो देके tropical crop है, इतना टेम्परेचर चाहिए, फुल सनशाइन चाहिए, इतना इरिगेशन होना चाहिए, ये क्या क्रॉप है, कौन सा क्रॉप है, ऐसे बोल सकते हैं. नीचे चॉइस देगा कॉटन, राइस, ऐसे बोल के. सो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है. दीज आर वेरी ब्रॉड. इफ़ यू गो इनटू पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल क्रॉप, वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वो बहुत डीप है, वो याद भी नहीं होगा. तो एनसीईआरटी के लेवल पे देख लो. एक्चुअली रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. ऑब्वियसली it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. India में rubber production in 2019 and 20 was 0.7 million tons. Now the thing is, there is not much to explain. If I start explaining each and individual crop, it will go on. एक रबर में ही हम लोग 2 घंटा बात कर सकते हैं, कॉटन में ही हम लोग बहुत देर, बीटी कॉटन ये वो बहुत देर बात कर सकते हैं. Now because we are dealing agriculture for prelims point of view, I have to cut it short. मेन जो NCERT के बेसिस में है उतना ही मैं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग डीप, बिकॉज उससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है. जनरली सुपरफिशियली पूछेगा तुमको. कि इंडिया रैंक्स 4th इन नेचुरल रबर प्रोडक्शन. जनरली स्टैटिस्टिक्स ही है यहाँ पर. ओके, सो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ Hevea brasiliensis, that is the scientific name of the rubber tree. So top rubber producing states जो इंडिया में है 90% से ज़्यादा केरला से ही आता है. उसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटका, असम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं. मोर देन 90% कम्स फ्रॉम केरला. सो यहाँ पर क्या है, रबर का ट्री जो है व्हेन इट इज ऑफ कंसिडरेबल थिकनेस, उसकी जो बार्क है, बार्क के ऊपर हम लोग नाइफ से इंसिशन करते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट इंसिशन लेटेक्स विल फ्लो एंड इट इज कलेक्टेड इन ए कंटेनर. इस प्रोसेस को हम लोग टैपिंग बोलते हैं. TAPPING, टैपिंग ऑफ लेटेक्स. व्हेन मोस्ट ऑफ द लेटेक्स हैज फ्लोन आउट, जब खत्म होने वाला होता है तो हम लोग हॉर्मोन्स भी अप्लाई करते हैं टू एक्सट्रैक्ट एवरी लास्ट ड्रॉप. सो 2,4-D ऑक्सिन्स आर जनरली यूज. 2,4-D यूज होता है ताकि जितना भी बचा वो सारा लेटेक्स भी एक्सट्रैक्ट कर लें ना. रबर जब आ रहा है तो जो तुम्हारा सॉफ्ट लेटेक्स है उसको टफ रबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्कनाइजेशन. सो वोल्कनाइजेशन के में क्या है, बेसिकली वी ट्रीट रबर विथ सल्फर एट हाई टेम्परेचर. जो लेटेक्स है, लेटेक्स जो हमने कलेक्ट किया, उस लेटेक्स को आफ्टर गिविंग इट अ प्रॉपर शेप विल ट्रीट इट विथ सल्फर एंड एट हाई टेम्परेचर. सो वो जो सल्फर है वो रबर के अंदर जो तुम्हारे पॉलीमर्स हैं, रबर का जो पॉलीमर्स हैं उनके बीच में वो बॉन्ड्स क्रिएट करता है. So carbon sulfur bonds are formed between the rubber polymers, which toughens the rubber, which gives the strength to the rubber. इस process को हम लोग vulcanization बोलते हैं. So vulcanization of rubber is a process of improvement of the rubber elasticity and strength by heating it in the presence of sulfur, which results in 3-dimensional cross linking of rubber chain molecules, which are पॉलीआइसोप्रीन. तो रबर का जो पॉलीमर मॉलिक्यूल है उसको पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं. सो दीज पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड इन 3-dimensional वे
टू गिव द स्ट्रेंथ। तो रबर को जो टफ बनाता है ना, जो सॉफ्ट जो तुम्हारा पहले पॉलीमर था, सॉफ्ट जो तुम्हारा लेटेक्स था, दैट इज हार्डन्ड बाय वोल्कनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में जनरली क्या है, सल्फर को ऐड करते हैं और हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं, तो सल्फर कार्बन सल्फर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सो इट हैपेंस इन डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है, मिक्सिंग ऑफ क्रूड रबर विथ अबाउट 3 to 50% ऑफ सल्फर। सो सल्फर इज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो बॉन्ड्स फॉर्म करता है, एंड अदर एडिटिव्स आर ऑल्सो एडेड विच आर एक्टिवेटर्स, एक्सेलरेटर्स, सॉफ्टनर्स एंड एमल्सिफायर्स। देन मोल्डिंग और शेपिंग ऑफ द रबर मिक्सचर, क्योंकि एक बार वो टफ हो गया ना, उसको फिर शेप नहीं कर सकते, पहले ही शेप दे देते हैं उसके बाद रिएक्ट कराता है, क्योंकि एक बार वो हो गया उसके बाद शेप नहीं दे पाओगे। सो हीटिंग द मिक्सचर एट 120 to 200 डिग्री सेल्सियस increase temperature speeds of the vulcanization process resulting in fast and complete cross linking। so ये तुम्हारे जो पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन सल्फर बॉन्ड फॉर्म होता है, इंस्टेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड्स आर फॉर्म। 3 डायमेंशनल लिंकेजेस, ये जो तुम्हारे इंडिविजुअल पॉलीमर्स हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए टू गिव टफनेस और स्टिफनेस टू योर रबर। So CS bonds replace CH bonds linking chain polyisoprene molecules। तो ये तो तुम्हारे क्रॉप्स के बारे में था। So in coming videos we will discuss about horticulture crops also। मैंगो का प्रोडक्शन कैसा है, सिट्रस, वो भी देखेंगे। मिल्क प्रोडक्शन that we'll see that in coming videos। Now coming to export and import of agriculture products। तो इंडिया में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली। सो व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट्स एंड व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज? सो व्हेन कमिंग टू एक्सपोर्ट्स के अगर बारे में देखोगे तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, यानी $1 million में। ये ज्यादा क्वांटिटी कौन सा भेज रहा है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने सारे क्विंटल राइस भेजो और 2 kg सैफरॉन भेजो, ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट मिलता है तुमको। तो दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी कितना डॉलर्स कमा रहा है इंडिया, तो वैल्यू के बेसिस में $1 million में। सो सबसे ज्यादा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वैल्यू डॉलर्स के टर्म में, दैट इज मैराइन प्रोडक्ट्स, फिश, प्रॉन्स, ये सब। देन सेकेंड पे आता है बासमती राइस, थर्ड इज नॉन बासमती राइस, फोर्थ वन इज स्पाइसेस, फिफ्थ वन इज बफेलो मीट, सिक्स्थ इज शुगर, सेवेंथ इज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल, मील, टोबैको, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड 11th पे टी। दिस इज बेस्ड ऑन डॉलर्स, $1 million में वैल्यू के हिसाब से ही है। टॉप सबसे ज्यादा जो ज्यादा वैल्यूड प्रोडक्ट है डॉलर्स में जो हम लोग कमाते हैं, इससे कमाते हैं, सेकंड इससे, थर्ड इससे। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक वैल्यू। डॉलर्स में सबसे ज्यादा हमको मरीन प्रोडक्ट से बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, उससे सबसे ज्यादा डॉलर्स आते हैं। सेकंड बासमती राइस से सबसे ज्यादा डॉलर्स आते हैं, थर्ड नॉन बासमती से। इंपोर्ट्स, हम लोग जो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज्यादा डॉलर्स खर्च कर रहे हैं हम लोग ये इंपोर्ट करने में, क्या है? एडिबल ऑयल, पाम ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, सबसे नंबर 1 पे डॉलर्स की वैल्यू में। सेकंड इज पल्सेस, थर्ड इज फ्रेश फ्रूट्स, फोर्थ कैश्यू, फिफ्थ स्पाइसेस, सिक्स शुगर, alcoholic beverages, 7th raw cotton, processed items and cocoa products। so these are the top exported and imported agricultural commodities according to the value dollars में, ठीक है? so that was all for this video, and in the coming videos we will discuss deeply about, we will discuss other topics like tillage, zero tillage, organic food production, sustainable agriculture, वो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।